हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं जिसमें आप बात करेंगे जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग है, जिसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2 में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। देखिए, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन पहले हम सॉल्व कर चुके हैं उनमें खास बात क्या होती थी कि हमारे पास हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट देखा। उसके बाद हमने होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, जिसमें हमने देखा था कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उतने ही साथ में उसमें वेरिएबल एक्स का मल्टीप्लाई होना चाहिए। लेकिन जब हम अलग से अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आए हैं जहां पर हमारे पास वेरिएबल कोएफिशिएंट जो है नॉन होमोजेनियस फॉर्म में हो, यानी कि हमारे पास वेरिएबल जो है अलग अलग फॉर्म में लिखे हो, तो ऐसी कंडीशन में हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्पेशली सॉल्व करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए चैनल तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी कर रहे हैं, वीडियो तो देखते थे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, जिससे कि अगर आपको इन फ्यूचर में ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर अगर आपको चाहिए तो आपको वो उसका नोटिफिकेशन मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात समझ लेते हैं कि हमारा जो टॉपिक जो है वो क्या है। इस पूरे टॉपिक का जो एक्चुअल नेम जो है वो हमारा है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, जिसमें हम पहले आपको बताएंगे कि किन कंडीशन के अंदर हमें इनको यूज करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की वो हमारी होती है जैसे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर ऑफ एक्स। यहाँ पर खास बात यह है कि जो पी क्यू और आर जो होगा वो हमारे पास वेरिएबल ऑफ एक्स का फंक्शन होगा। हो भी सकता है ये कांस्टेंट हो, लेकिन हमारे पास कुछ कंडीशन के साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर पी क्यू एंड आर हमारे पास फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएंगे। बेसिकली हमें किन कंडीशन के अंदर हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा हुआ है, उस नोट का आप ध्यान समझिएगा। इफ द वेरिएबल ऑफ पी एंड क्यू आर नॉट होमोजीनियस, यानी कि हमारे पास यदि पी और क्यू अगर होमोजीनियस नहीं है तो ऐसी कंडीशन मेरे पास कोई भी जनरल मेथड नहीं है कि मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकूं। तो इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने की यहाँ पर हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे, यानी कुछ मेथड्स के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। जैसे कि आज हम कुछ लेक्चर नंबर 1 में कुछ अलग मेथड देखेंगे, देन उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 4 में। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो मेथड टू सॉल्व द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में यहाँ पर मैं SODE लिखा हुआ हूँ। तो कोई मेथड इसके अंदर होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड हमारे पास होता है, सबसे पहला मेथड हमारा है वन नॉन सॉल्यूशन और इंटीग्रल मेथड। सेकंड हमारा है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। देन थर्ड हमारे पास है चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और फोर्थ हमारा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इन चार मेथड को हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं मेथड नंबर 1, यानी कि वन नॉन सॉल्यूशन मेथड और इंटीग्रल मेथड। अब इस क्वेश्चन में यानी कि इस मेथड में खास बात क्या होगी, इस मेथड की खास बात यहाँ पर ये होगी कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पर आपके पास एक सॉल्यूशन आपको पता होना जरूरी है। अगर आपके पास एक सॉल्यूशन अगर आपको नोन है तो ऐसी कंडीशन में हम उसे वन नॉन सॉल्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्या, दिस मेथड बेस्ड व्हेन कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द फंक्शन इज नोन और नॉन सॉल्यूशन। या तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द फंक्शन का सॉल्यूशन हो या आपके पास कोई एक सॉल्यूशन गिवन दिया हो, ऐसी कंडीशन में हम इस मेथड को यूज करते हैं। अब इसका मैं आपको एक डेरिवेशन सॉल्व करा रहा हूं। आपको मैं बता दूं कि इस टाइप का डेरिवेशन किसी भी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं है, ना ही आपको टीचर्स के बारे में सॉल्यूशन को बताते हैं। कोई कारण क्या होता है कि आपको यहाँ पर हमारा बताने का पर्पज ये है कि आपको डेप्थ नॉलेज मिले कि आप किस प्रकार से सेकेंड ऑर्डर के अंदर जो वन नॉन सॉल्यूशन मेथड होता है वो एक्चुअली काम कैसे करता है, वो किस प्रकार से वर्क करता है। ये मेरा पर्पस यहाँ पर इस डेरिवेशन को सॉल्व कराने का। तो देखिए, इसमें हमने जैसे कि नाम से हमारे पास है कि यहाँ पर आपके पास एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हमने मान लिया है कि y इक्वल टू y1 क्या है, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अगर y इक्वल टू y1 इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है या सॉल्यूशन है, तो हम ऐसी कंडीशन में ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा। तो जहां जहां मेरे पास y आ रहा है वहां पर मैं y1 को रख दूंगा। ओके, तो मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो मेरे पास क्या बन जाएगी, डी टू वाई बाई डी वन स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी वन डी एक्स प्लस क्यू वाई वन इक्वल टू आर। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इस इक्वेशन को अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें इसकी बार बार रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और इक्वेशन नंबर 1,
अब चूंकि हमने यहाँ पर इसका y1 अपना एक सोल्यूशन मान के चला हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसका एक कंप्लीट सोल्यूशन अज्यूम कर लेते हैं। कंप्लीट सोल्यूशन अज्यूम कर लेते हैं। हमने इसका कंप्लीट सोल्यूशन अज्यूम कर लिया, y इक्वल टू बी y1। अब जो हमने y इक्वल टू बी y1 इसका ये कंप्लीट सोल्यूशन अज्यूम किया हुआ है, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर v जो है एक फंक्शन है x का, जहाँ पर v क्या है, एक फंक्शन है x का। क्योंकि y इक्वल टू बी y1 इसका कंप्लीट सोल्यूशन है, तो इसका मतलब ये है कि हम इस y से dy बाई डी एक्स और d2 y बाई डी स्क्वायर निकालें, तो वो इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देते हैं। अब जैसे हमने y इक्वल टू बी y1 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का रूल लग जाएगा, तो ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन होगा और ये मेरे पास सेकंड फंक्शन होगा। तो यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएशन का रूल लगा दूंगा प्रोडक्ट का, तो मेरे पास क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू v डी y1 अपॉन डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इंटू डी y1 अपॉन डी एक्स, कुछ हमें इस प्रकार से मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसी को सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसमें भी हमारे पास प्रोडक्ट का रूल लग जाएगा और इसमें भी प्रोडक्ट का रूल लग जाएगा। जैसे मैं v डी y1 अपॉन डी एक्स का मैं डिफरेंशियल करूंगा, तो मुझे मिलेगा d d2 y1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस db बाई डी एक्स डी y1 अपॉन डी एक्स। इसी प्रकार y1 db बाई डी एक्स का मैं अगर डिफरेंशियल करता हूँ, तो y1 d2 v बाई डी एक्स स्क्वायर और dy y1 अपॉन db बाई डी एक्स मुझे मिलेगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। अब हमारे पास क्या देख रहे हो कि इन ये दोनों वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है, तो इन दोनों वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज d2 y1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू v d2 y1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ही हमारे पास y1 नहीं होगा, दिस इज y, तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज d2 y1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2 dy y1 अपॉन डी एक्स db बाई डी एक्स और y1 d2 v अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो हमने d2 y मतलब dy अपॉन डी एक्स और d2 y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाले, इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देंगे। ओके, इन दोनों वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज v, इस d2 y बाई डी स्क्वायर की जगह रखेंगे तो क्या मिलेगा, v d2 y1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy y1 अपॉन डी एक्स और db बाई डी एक्स प्लस y1 d2 v अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास ये वैल्यू यहाँ पर रखा गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स की रखेंगे, जो कि मेरे पास थी v dy y1 अपॉन डी एक्स प्लस dy y1 db बाई डी एक्स, और हमारे पास y की वैल्यू थी v y1 इक्वल टू r। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए इसमें मेरे पास v मिल रहा है ना, इसमें मुझे v मिल रहा है, इस टर्म के अंदर मुझे v मिल रहा है और इस टर्म के अंदर मुझे v मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, तीनों से v कॉमन निकाल लेते हैं। तो v कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, इन ब्रैकेट के अंदर d2 y1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर p dy y1 अपॉन डी एक्स और q y1, है ना। इसी प्रकार हम यहाँ से इस वाले इक्वेशन से y1 की वैल्यू और इस वाले इक्वेशन से y1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो मेरे पास कुछ इक्वेशन इस प्रकार से मिलेगी। अब देखिए जैसे मुझे इक्वेशन कुछ इस प्रकार से मिलेगी, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 जो मैंने आपको नोट करने को बोली थी, उसके अकॉर्डिंग ये मेरे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। तो मैं इस वैल्यू को 0 के इक्वल रख देता हूँ, है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। अब इक्वेशन नंबर 2 से अगर मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन हट जाएगी। तो बेसिकली मेरे पास इक्वेशन बचेगी क्या, दिस इज y1 d2 v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p dv बाई डी एक्स प्लस 2 dy y1 अपॉन डी एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू r। अब हम क्या करेंगे, इस y1 का हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, इस y1 का हम डिवाइड कर देंगे। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन क्या निकल के आएगी, दिस इज d2 v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy अपॉन डी y1 dy y1 अपॉन डी एक्स और dv बाई डी एक्स। अब देखिए इन दोनों से मेरे पास dv बाई डी एक्स मेरे पास कॉमन निकल रहा है, dv बाई डी एक्स को मैं यहाँ पर कॉमन निकालूंगा, तो ये बेसिकली मेरे पास वो इक्वेशन निकल के आ गए जिसको फर्दरली हमको याद रखना है। इस इक्वेशन को हमें याद रखना, क्योंकि इस इक्वेशन की हेल्प से हम फर्दर सॉल्यूशन सॉल्व करें। अब देखिए इस इक्वेशन में खास बात ये होगी कि अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए एक लॉजिक अप्लाई करूंगा। लॉजिक अप्लाई क्या करूंगा, इस p2 y1 अपॉन dv बाई डी y1 अपॉन डी एक्स को मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास जो dv बाई डी एक्स जो है वो मेरे पास z के बराबर है। क्या है, z के बराबर है। तो अगर मैं z इक्वल टू dv बाई डी एक्स अगर मैं लेके चलता हूँ, तो dz अपॉन डी एक्स जो मिलेगा वो d2v बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब इस इक्वेशन को अगर इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन क्या मिल जाएगी बच्चों, मुझे इक्वेशन मिल जाएगी dz अपॉन डी एक्स p2 y1 अपॉन y1 और dy1 अपॉन डी एक्स। अब हम क्या करेंगे,
इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेंगे कि ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या सॉल्व, जब भी हम यहाँ पे पी वाई वन डी वाई वन अपॉन डी एक्स के लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके तो वहाँ पर आएगा। तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास क्या है वाई पी वन के बराबर और इतना वैल्यू जो है मेरे पास क्यू वन की वैल्यू के बराबर है। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरी इक्वेशन जो होगी क्योंकि हमारे पास कन्वर्ट होके हमारे पास कुछ आ जाएगी कुछ इस प्रकार से, पी वन इक्वल टू वाई वन अपॉन डी वन ले लिया और क्यू वन इक्वल टू आर अपॉन वाई वन ले लिया। तो हमारे इक्वेशन जो है डी जेड अपॉन पी वन जेड इक्वल टू क्यू वन की फॉर्म मिल जाएगी। यानी कि पूरी की पूरी इक्वेशन जो है कन्वर्ट होके आ जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। जैसे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, फिर इसको हम सिंपली हम सॉल्व कर देंगे, बाद में z को रिप्लेस कर देंगे और बाद में हम p1 q1 की वैल्यू रख के हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। देखिए मेथड्स जो है थोड़ा सा हमें समझना होगा कि काम कैसे कर रहा है, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये उठती है कि जो हमने y इक्वल टू वाई वन हमने एक सोल्यूशन मान के चला था कि वो सोल्यूशन निकाला कैसे जाता। देखिए यहाँ पे हम कुछ इंस्पेक्शन मेथड की हेल्प से इनको हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वन बाय वन समझिए आप। मान लीजिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो है मेथड टू फाइंड वन नॉन सॉल्यूशन और वन इंटीग्रल और CF, यानी कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट हम कैसे निकालते हैं। देखिए हमने यहाँ पर 2-3 फॉर्मूले निकालने की कोशिश की हुई है, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए क्या है, क्योंकि इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे आते हैं। या तो हमें वन नॉन सोल्यूशन निकालना होता है, या हमारे पास वन नॉन सोल्यूशन का हमें एक सोल्यूशन हमें दे रखा होता है। ठीक है, जब दे रखा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब नहीं दिया होता है तो हम कैसे वहां पर निकालते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो मान लेते हैं कि वी नो दैट द CF इज द जनरल सोल्यूशन। जब भी अगर हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर CF निकालना होता है तो जो हमारा इक्वल टू वाला पोर्शन जो होता है, यानी कि जो R होता है उसको हम जीरो लेके चलते हैं। जीरो लेके चलते हैं यानी कि हमारे पास क्या होगी, जो बेसिकली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस qy इक्वल टू r इक्वल टू 0 की फॉर्म में होगी। अब यहाँ पे मेरा पहला केस है कि मान लेते हैं कि हमारे पास y इक्वल टू e⁴x जो है इसका एक सोल्यूशन है। अगर y इक्वल टू e⁴x इज अ पार्ट ऑफ CF हमारे पास है, तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं d2y/dx² निकालना चाहूँ तो मुझे क्या निकलेगा। जैसे मान लो अगर मैंने dy/dx अगर मैंने निकाला, dy/dx अगर मैं निकालता हूँ तो मुझे इसका डिफरेंशियल कितना मिलेगा, दिस इज a e⁴x मिल जाएगा, है ना। अगर मैं इसी को दूसरी बार डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दूसरी बार अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिलेगा यहाँ पर a² e⁴x, है ना। अब मैं इन दोनों वैल्यू को भी इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूँ तो मेरे पास बच्चों क्या मिलेगा, दिस इज a² e⁴x pa e⁴x q⁴x इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, सब में से हम q⁴x को कॉमन निकाल लेंगे। जैसे हम कॉमन निकालेंगे तो ये जो e⁴x जो है ये मेरे पास क्या नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, दिस इज a² प्लस ap प्लस q इक्वल टू 0। अब ये हमको इक्वेशन याद रखनी है। अगर हमारे पास कहीं पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये इसका सोल्यूशन इसके अंदर होगा। अब देखिए अगर हम ये बोले कि यहाँ पर अगर a की वैल्यू अगर 1 है, क्या है a की वैल्यू 1 है, तो ऐसी कंडीशन में 1 प्लस p प्लस q इक्वल टू 0 होगा। यानी कि हमारे पास ये है कि अगर मेरे पास सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है जिसमें 1 प्लस p प्लस q इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो पार्ट ऑफ CF होगा वो e⁴x कहलाएगा। अब मान लो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि अगर a की वैल्यू 2 है, अगर a की वैल्यू 2 है इसका मतलब क्या हुआ कि 2² प्लस 2p प्लस q इक्वल टू 0 होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारा पार्ट ऑफ CF जो होगा y इक्वल टू e⁴2x कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, पार्ट ऑफ CF को मैं y1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए केस नंबर सेकंड हमारे सामने है। केस नंबर सेकंड है, मान लेते कि y इक्वल टू x⁴m हमारा पार्ट है CF का। अगर y इक्वल टू x⁴m अगर मेरा पार्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं d2y/d² p dy/dx प्लस qy इक्वल टू 0 यानी कि हमारे पास इक्वेशन में मिलेगा, तो मेरे पास क्या होगा, क्योंकि मेरे पास ये इक्वेशन क्या 0 है ना, 0 की फॉर्म में हमारे पास इसमें जैसे ही वैल्यू को पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, m-1 x⁴m-2 pmx x⁴m-1 प्लस q x⁴m इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन से x⁴m-2 को मैं कॉमन निकालूंगा। क्या निकालूंगा, x⁴m-2 को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा मेरे पास x और यहाँ पे बचेगा x², कुछ इस प्रकार से। ओके,
अब चूंकि x टू दी पावर m-2 क्या नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो इक्वेशन जो निकल के आएगी वो m-1 pmx प्लस qx स्क्वायर इक्वल टू 0 होगी। यानी कि ये मेरे पास वो इक्वेशन निकल के आ गए जिसकी हमको याद रखना है। मान लीजिए कि अगर मेरे पास m इक्वल टू 1 अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास जो सोल्यूशन जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास होगा p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, और ऐसी कंडीशन में मेरा पार्ट ऑफ सी एफ कहलाएगा y इक्वल टू एक्स। अगर हम m इक्वल टू 2 रखते हैं तो हमारे पास 2 प्लस टू एम एक्स प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। ऐसी कंडीशन में हमारा पार्ट ऑफ सी एफ जो होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है किस प्रकार से हम यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, किस प्रकार से उसका लॉजिक अप्लाई होता है, किस कंडीशन में उसको अप्लाई करना चाहिए, और कौन कौन से पार्ट ऑफ सी एफ हमारे पास हो सकते हैं जो इंस्पेक्शन मेथड से हम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कि आपको यहाँ पर 4 से 5 बताए हैं, तो वो हमें थोड़ा सा याद रखना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे क्या इसका वर्किंग रूल होगा, किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके वहां पर बताया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र कुमार गुप्ता। थैंक यू सो मच।